G20 लीडर्स समिट का सबसे बड़ा सस्पेंस खत्म हो चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने को लेकर संशय बना था। 4 सितंबर को चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा राष्ट्रपति भारत नहीं जाएंगे, उनकी जगह प्रीमियर ली चियांग हिस्सा लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही G20 में आने से मना कर चुके हैं। जिनपिंग की मनाही की वजह क्या है और उनके ना आने से समिट पर क्या असर पड़ेगा, इसका जवाब आगे एक्सपर्ट से समझेंगे। अब बात उनकी भी कर लें जो 2 दिन पहले आ रहे हैं और जिनके आने की तैयारी 3 महीने पहले से शुरू हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। लीडर्स समिट 9 सितंबर से शुरू हो रही, लेकिन बाइडेन 7 सितंबर को ही नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग भी करेंगे। आज के शो में हम जानेंगे बाइडेन के भारत दौरे में क्या होने वाला है, अमेरिका के राष्ट्रपति की सिक्योरिटी कौन देखता है और बाइडेन के आने से पहले क्या तामझाम हो रहा है, और जैसा शुरू में कहा शी जिनपिंग और बाकी नेताओं के ना आने या आने के पीछे की वजह क्या है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 7 सितंबर 2023 को जैसे ही एयरफोर्स 1 नई दिल्ली में लैंड करेगा, जो बाइडेन के भारत दौरे पर आने वाली तालिका में 8वें नंबर पर एंट्री हो जाएगी। जी, 8वें राष्ट्रपति। पर उससे पहले ये एयरफोर्स 1 क्या है? जिस भी प्लेन में अमेरिका के राष्ट्रपति सफ़र करते हैं उसे एयरफोर्स 1 का दर्जा दिया जाता है। बहुत धांसू प्लेन है, आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये जान लें कि बाइडेन से पहले कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आए, किससे बात की, क्या कर्म किए। नंबर 1 सबसे पहले थे ड्वाइट डी आइजनहावर। दिसंबर 1959 में आए थे। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की थी और संसद के संयुक्त सत्र को भी आइजनहावर ने संबोधित किया था। अगला दौरा हुआ 10 बरस बाद, दूसरा अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा अगस्त 1969 में। ये 1959 में आए आइजनहावर, 1969 में आए रिचर्ड निक्सन, सिर्फ 23 घंटों के लिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह से उन्होंने मुलाकात की थी। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति क्यों? क्योंकि जो पदेन राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब, उनका पद पर रहते हुए देहांत हो गया था और नया चुनाव नहीं हुआ था। निक्सन के दौरे के बाद भारत और अमेरिका के संबंध बिगड़ गए थे, यानी दूसरा दौरा दुरुस्त नहीं रहा। ये बिगड़े कब संबंध? 1971 के युद्ध में, जब अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इसके 3 बरस बाद हमने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया और इससे अमेरिका और नाराज हो गया। बना रहे नाराज। भारत अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ता रहा। हम भी सूची में आगे बढ़ते हैं। लिस्ट में तीसरा नाम है जिमी कार्टर का, जो आए जनवरी 1978 में। जब जिमी आए तब तक इंदिरा जा चुकी थी और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोरारजी देसाई आ गए थे। जिमी कार्टर ने भी संसद को संबोधित किया और परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत के लिए भारत पर दबाव भी बनाया, लेकिन भारत झुका नहीं। उस दौरान कार्टर गुड़गांव के एक छोटे कस्बे दौलतपुर के नसीराबाद इलाके में घूमने गए थे। कहानी चलती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जिमी की मां उस गांव में रही थी। दौरे के बाद गांव का नाम बदलकर कार्टरपुरी कर दिया गया था। नाम बदलने का शौक हमें बहुत समय से है। जिमी कार्टर के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के अगले दौरे के लिए भारत को एक लंबा, लगभग 22 बरस का इंतजार करना पड़ा। साल था 2000। उससे पहले क्या हो चुका था? 1998 में भारत अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कर चुका था। अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका था। भारत अमेरिकी संबंधों में खटास आ चुकी थी। कारगिल का युद्ध हो चुका था। बिल क्लिंटन ने पंचायत का दावा किया था कि आप इधर आओ, हम आपकी पंचायत निपटा देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने साफ कहा था कि जब तक पाकिस्तानी घुसपैठिए और घुसपैठियों की शक्ल में पाकिस्तानी सेना के जवान और अफसर वापस नहीं लौटेंगे, तब तक बात नहीं होगी। इन सब के संदर्भ में फिर क्लिंटन ने इस इलाके में एशिया के नए सिरे से तनाव कम करने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका अपने आप को वर्ल्ड लीडर समझता था। 1 हफ्ते तक वो भारत में रहे थे। नई दिल्ली के अलावा क्लिंटन आगरा, जयपुर, हैदराबाद और मुंबई गए और संसद को भी संबोधित किया। इसके बाद से भारत और अमेरिकी रिश्ते प्रगाढ़ होने लगे। पहले अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह और फिर नरेंद्र मोदी के दौर में। अब उस पर आते हैं, क्योंकि सूची में अगला नाम है जॉर्ज डब्ल्यू बुश का, जो कि मार्च 2006 में भारत आए थे। तब यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील पर दस्तखत हुए थे। फिर अगला नाम बराक ओबामा, इकलौते अमेरिकी राष्ट्रपति जो 2 दफा भारत के दौरे पर आए। पहली बार नवंबर 2010 में,
तब डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आए थे और दूसरी दफ़ा जनवरी 2015 में तब नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री कार्यकाल चल रहा था और उस दौरान 26 जनवरी के मौके पर बराक ओबामा चीफ गेस्ट बनकर आए थे। बराक ओबामा के बाद अमेरिका में सत्ता संभाली डोनाल्ड ट्रंप ने और वो अपने कार्यकाल के आखिरी बरस में भारत आए। फरवरी 2020 में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप रैली में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। और अब इस सूची में जो बाइडेन का नाम जोड़ने जा रहा है उनका शेड्यूल समझते हैं। 7 सितंबर को नई दिल्ली में लैंड करेंगे। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। क्लीन एनर्जी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अलग अलग देशों की भूमिका और गरीबी समेत कई समस्याओं पर चर्चा होगी। फिर 9 और 10 सितंबर को G20 लीडर्स समिट में हिस्सा लेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी बाइडेन की प्राथमिकता में रहेगा इस ग्लोबल फोरम पर। 10 सितंबर को फिर बाइडेन वियतनाम के लिए रवाना हो जाएंगे। ये तो हुआ शेड्यूल। अब ताकत और उसको बचाकर रखने की बात। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स में से एक हैं। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे ज्यादा मिलिट्री बेस, सबसे ज्यादा परमाणु बम और सबसे ताकतवर सेना जैसे कई मानक अमेरिका को टॉपर बनाते हैं। सरकार और राष्ट्र का मुखिया होने के नाते राष्ट्रपति इसके प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी टॉप क्लास की होती है, एकदम लल्लन टॉप। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। अमेरिका की आज़ादी के कई दशकों बाद तक राष्ट्रपति को कोई विशेष सुरक्षा नहीं दी जाती थी। वे बिना किसी पुलिस के पार्क में टहला भी करते थे। लेकिन 1963 में जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद बने वॉरेन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, रिपब्लिक के शुरुआती दिनों में राष्ट्रपति की सुरक्षा या उन्हें बचाने को लेकर कोई तय नियम कायदा नहीं था। कई मौकों पर उन्हें गाली गलौज और धमकियों का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया और बिना पुलिस के घूमते रहे। थॉमस जेफरसन शपथ ग्रहण के दिन बिना किसी प्रोटेक्शन के गए। 1805 में वॉशिंगटन के मेयर ने राष्ट्रपति की सिक्योरिटी में एक हेड कांस्टेबल और 40 डिप्टी कांस्टेबल लगाए थे। फिर 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हुआ। उस समय राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस की सुरक्षा मिलिट्री के पास थी। इसके बावजूद 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई। अभी तक के इतिहास में अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों का कत्ल हो चुका है। लिंकन के बाद 1881 में जेम्स गारफील्ड, 1901 में विलियम मैकिनले और 1963 में जॉन एफ कैनेडी। ये 4 अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिनका कत्ल हुआ। इसके अलावा कई प्रेसिडेंट्स पर जानलेवा हमला भी हो चुका है, लेकिन उन्हें समय रहते बचा लिया गया। हर एक हमले के बाद सिक्योरिटी सख्त और मजबूत होती गई। फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति की सिक्योरिटी सीक्रेट सर्विस संभालती है। इसकी कहानी क्या है? स्थापना हुई जुलाई 1865 में। वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। काम क्या था पहले? फेक करेंसी, फेक स्टैंप और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले फ्रॉड्स को रोकना। फिर 1894 का साल आया और सीक्रेट सर्विस को जुआरियों के पीछे लगी और तभी पता चला कि राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड की हत्या की साजिश रची जा रही है। जी, जुआरियों से ये पता चला। एजेंसी ने तब पार्ट टाइम राष्ट्रपति को सुरक्षा दी। फिर सितंबर 1901 में एक बड़ी घटना हुई। एक रिसेप्शन में उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम मैकिनले को गोली मार दी गई। 8 दिन बाद उनकी मौत हो गई और तब संसद ने सीक्रेट सर्विस से दरख्वास्त की और 1902 यानी अगले ही बरस अमेरिका के राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके पास आ गई। आर्थिक अपराधों की जांच की जिम्मेदारी भी बनी रही। अभी क्या स्थिति है? सीक्रेट सर्विस में लगभग 3200 स्पेशल एजेंट हैं, 1300 से ज़्यादा वर्दीधारी गार्ड व्हाइट हाउस, ट्रेजरी बिल्डिंग और विदेशी दूतावास की सुरक्षा करते हैं। 2000 से ज़्यादा लोग टेक्निकल काम संभालते हैं। सीक्रेट सर्विस किन किन को सिक्योरिटी देती है? अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उनकी एब्सेंस में संबंधित पद पर बैठने वाले व्यक्तियों और उनके परिवारजनों को। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति और उनके पार्टनर को भी सुरक्षा दी जाती है। अगर पार्टनर दूसरी शादी कर ले तो सुरक्षा हटा ली जाती है। पूर्व राष्ट्रपति के बच्चों को 16 बरस की उम्र तक सुरक्षा दी जाती है। अमेरिका के दौरे पर आने वाले विदेशी नेताओं को भी सुरक्षा दी जाती है। होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से तय कार्यक्रमों को भी सुरक्षा दी जाती है, जैसे अपने यहाँ गृह मंत्रालय, उनके यहाँ होमलैंड सिक्योरिटी। और वैसे लोगों को भी जिन्हें सुरक्षा देने का आदेश राष्ट्रपति की तरफ से आए, सीक्रेट सर्विस सुरक्षा देती है। इन सब के अलावा सीक्रेट सर्विस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के सबसे प्रबल दावेदारों और उनके पार्टनर्स की सिक्योरिटी भी संभालती है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स के पास क्या हक होते हैं? हथियार लेकर चल सकते हैं, वारंट के आधार पर गिरफ्तारी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर बिना वारंट के भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, अपराधियों को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा कर सकते हैं और कानून के हिसाब से जो ड्यूटीज मिली हो उनका पालन तो करना ही होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सिक्योरिटी के लिए एजेंट्स तय होते हैं। वे दोनों सुरक्षा लेने से इनकार नहीं कर सकते। बाकी लोग चाहें तो ना कह सकते हैं।
सीक्रेट सर्विस का काम तब कई गुना बढ़ जाता है जब इन दोनों में से कोई विदेशी दौरे पर निकलता है। उन्हें उस देश और लोकेशन के हिसाब से अपना सेटअप तैयार करना होता है सिक्योरिटी एजेंट्स को। जैसे कि अभी बाइडेन के भारत आने की चर्चा है, तो उनके लिए सीक्रेट सर्विस ने 3 महीने पहले से ही भारत में तैयारी शुरू कर दी थी। इसमें सबसे पहले आता है एडवांस सर्वे ग्रुप यानी ASG। जिस भी देश का दौरा हो वहाँ 3 महीने पहले ये ASG ग्रुप पहुँच जाता है। इसमें सीक्रेट सर्विस, मिलिट्री, व्हाइट हाउस के लोग और प्रेसिडेंट के स्पेशल एजेंट होते हैं। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट मैनेजर और दूसरे संबंधित लोगों से मीटिंग करते हैं। उनके साथ रूट, लैंडिंग, एयरपोर्ट सिक्योरिटी जैसे मसलों पर सहमति बनाई जाती है। ASG वाले लोकल पुलिस और जांच एजेंसियों के संपर्क में भी रहते हैं। हर संभावित खतरे को देखा परखा जाता है। फिर आता है रवानगी का टाइम। अमेरिका के राष्ट्रपति का ठिकाना है व्हाइट हाउस। राष्ट्रपति की सवारी एंड्रू एयरफोर्स बेस पर रहती है। ये दूरी हेलीकॉप्टर से तय की जाती है। जिस हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति सफर करते हैं उसका कोड है मरीन 1। चकमा देने के लिए मरीन 1 के साथ हूबहू वैसे ही 2-3 हेलीकॉप्टर और भी उड़ान भरते हैं। मरीन 1 के साथ साथ एक एस्कॉर्ट एयरक्राफ्ट भी चलता है। राष्ट्रपति फिर अपने बेस पर पहुंचते हैं और वहां से बैठते हैं अपने प्लेन में। हेलीकॉप्टर से प्लेन में आ जाते हैं और इसका नाम है एयरफोर्स 1। ये प्लेन बोइंग ने बनाया है स्पेशल ऑर्डर पर। इसकी खासियत क्या है ये समझिए। प्लेन की बॉडी न्यूक्लियर हमले को झेल सकती है। एक बार टैंक फुल होने पर 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय कर सकती है। एयरफोर्स 1 में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है, यानी आपात स्थिति में से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है। प्लेन में कमांड सेंटर भी बना है। अमेरिका पर हमले की स्थिति में राष्ट्रपति हवा से ही सेना को कमांड दे सकते हैं। इसी वजह से एयरफोर्स 1 को हवा में उड़ता हुआ व्हाइट हाउस भी कहते हैं। जिस देश में एयरफोर्स 1 उतरता है वहाँ वो रनवे पर ही खड़ा रहता है। ये कुछ सेकंड्स के भीतर ही दोबारा उड़ने के लिए तैयार होता है। राष्ट्रपति का प्लेन लैंड होने के कुछ समय पहले उसी कदकाठी का दूसरा प्लेन भी लैंड कराया जाता है। इसे सीक्रेट लोकेशन पर रखा जाता है। अगर पहले में कोई खराबी आ जाए तब दूसरे का इस्तेमाल किया जाता है। एयरफोर्स 1 से उतरने के बाद प्रेसिडेंट काले रंग की लिमोजीन कार में सफर करते हैं। इसे द बीस्ट के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार की बॉडी बुलेट प्रूफ होती है। कार के अंदर प्रेसिडेंट के लिए ब्लड बैंक भी बना होता है। सैटेलाइट फोन लगा होता है। टायर ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि फ्लैट होने पर भी कार चलती रहे। सीक्रेट सर्विस ये भी तय करती है कि कोई भी ट्रॉमा हॉस्पिटल 10 मिनट से ज़्यादा दूरी पर ना हो। हर अस्पताल में एजेंट्स तैनात होते हैं। 1963 में कैनेडी की हत्या के बाद राष्ट्रपति के खुली गाड़ी में चलने पर रोक लगा दी गई, तो जाहिर है ये लिमोजीन भी सब तरफ से बंद होती है। इन सब के अलावा राष्ट्रपति के होटल और कार्यक्रम वाली जगह पर भी विशेष इंतजाम किए जाते हैं। सीक्रेट सर्विस का पूरा फोकस आपात स्थिति में राष्ट्रपति को सुरक्षित बाहर निकालने पर रहता है। ये जानकारी हमने आपको दी, ये सब पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। बाकी सीक्रेट सर्विस जाने। अब आप देखिए एक क्लिप। Are you disappointed that President Xi is not going to the G20? How do you explain that? I am disappointed. I'm going to get to see him. बाइडेन निराश है कि G20 में जिनपिंग नहीं आ रहे। कुछ दिन पहले ही चीन ने विवादित नक्शा जारी किया था। इसको लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हमने एक्सपर्ट से पूछा, क्या जिनपिंग की मनाही की वजह सीमा विवाद से जुड़ी है या वो किसी और वजह से G20 में नहीं आ रहे? देखिए, 2 कारण हैं। यदि आप चीन में कम शिरकत देख रहे हैं G20 की समिट को लेकर, तो पहला कारण तो ऑफ कोर्स हमारी सीमा विवाद है जो ऑन गोइंग है। इसके अलावा जो दूसरा कारण मुझे लगता है जो बृहद परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, बड़े पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, वो ये है कि G20 की लीडरशिप इंडिया की एक तरीके से जो बढ़ती भूमिका है वर्ल्ड अफेयर्स में उसकी ओर इशारा करती है। उसकी ओर हमें सीधा सीधा साफ तौर पे दिखाई देता है कि इंडिया एक तरीके से जो एक लीडरशिप की होड़ है एशियाई कंट्रीज में, उस होड़ में इंडिया भी कहीं ना कहीं बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल आज की तारीख में निभाने की स्थिति में पहुंच रहा है। तो ऐसे में चीन की तरफ से ये एक्सपेक्टेड है कि वो बहुत ज्यादा सहयोग तो इंडिया के साथ नहीं देंगे। विवाद अपनी तरफ है, लेकिन साथ में एक लंबा दौर हमारा प्रतिस्पर्धा का भी शुरू हुआ है, चाहे वो आर्थिक प्रतिस्पर्धा रही हो चाहे सामरिक रही हो। तो उसी प्रतिस्पर्धा को भी हमें ध्यान में रख के इस बारे में सोचना चाहिए। देखिए, ये दूसरी बार ही होगा जब शी जिनपिंग एक G20 समिट में नहीं आ रहे, शिखर सम्मेलन में नहीं आ रहे हैं। इससे पहले जब से उन्होंने ऑफिस संभाला, बस पिछली का एक समिट था जो कोविड के बिल्कुल बाद जो पहला फिजिकल समिट हुआ था, जिसमें शी जिनपिंग नहीं गए क्योंकि चीन में खुद ही बहुत सारे कोविड कर्व्स लगे हुए थे और किसी को भी ट्रैवल करना अलाउड नहीं था, तो लीडरशिप भी ट्रैवल नहीं कर रहा था। तो जब हम देख रहे हैं कि माहौल नॉर्मल है, ऐसे में शी जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे? इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारत से जुड़ा हुआ सवाल है।
जो टेंशन्स है, जो इंटेंट नजर आ रहा है चीन के तरफ से, वो साफ नहीं है। वो एकदम उनके जो मंसूबे हैं वो सुधार की तरफ नहीं है, स्थिरता की तरफ नहीं है, और रिश्तों को नॉर्मलाइज करने की तरफ नहीं है। लेकिन क्या जरूरी था कि शी जिनपिंग इतना बड़ा समिट जो कभी नहीं छोड़ते हैं, बस भारत को स्नब करने के लिए छोड़ दे? ऐसा नहीं लगता, कुछ और भी वजह हो सकती हैं। लेकिन जो मैसेजिंग चीन की तरफ से आ रहा है वो साफ है कि हाल फिलहाल, मतलब नियर फ्यूचर में अगर आप सोच रहे हैं कि बॉर्डर टेंशन्स का रेजोल्यूशन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। दूसरी बात, जो मैप निकाला था, वो मैप ऑन अ रेगुलर बेसिस हर साल चीन निकालता है। कोई इवेंट के आसपास करना उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वो मैप का निकालना, और जिस तरीके से उस मैप में अरुणाचल प्रदेश के कई सारे इलाकों को चाइनीज नेम देके अपना टेरिटरी क्लेम करना, अपने में पहली बात तो नया नहीं है, लेकिन अपने में एक मैसेज है कि बॉर्डर को लेके उनके क्लेम्स जो लद्दाख और अरुणाचल में है, उनको लेकर चीन पीछे नहीं हटने वाला। तो काफी सारे लेयर्स ऑफ मैसेजिंग है। कई सारे लोग डिप्लोमेटिक सर्कल्स में कहते हैं, देखिए, ये है जब हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट की शिखर सम्मेलन होती है, तो अगर हेड ऑफ स्टेट यानी कि शी जिनपिंग नहीं आते हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि प्रीमियर ली चांग आ रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फर्क पड़ेगा। फर्क इसलिए बस नहीं पड़ेगा कि शी जिनपिंग नहीं आ रहे, फर्क इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि चीन ने जिस तरीके से हर जगह पर आपत्ति जताई है, इंडिया के हर प्रपोजल पर रोक टोक किया है, उसे साफ नजर आता है कि शी जिनपिंग अभी और चाइना भारत के साथ रिश्ते सुधारने के कोई मूड में नहीं। जिनपिंग से पहले पुतिन ने भी G20 में नहीं आने की बात कही थी। उनकी जगह उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं। रूस की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीन की तरफ से प्रीमियर ली चियांग। रूस और चीन वेस्ट के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। दोनों नेताओं के ना आने का समिट की सफलता पर क्या असर पड़ सकता है, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? G20 में आपको कंसेंसस की जरूरत होती है सारे अटेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स के और देशों के। यहाँ पर क्योंकि रूस अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्गेई लैवरोव के तौर पे, और अब चीन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रीमियर ली चांग के तौर पे, तो इसलिए बॉयकॉट नहीं है। अगर बॉयकॉट नहीं है तो फिर डिपेंड करता है कि भारत किस तरीके से चीन और रशिया के साथ नेगोशिएट करके एक जॉइंट कम्युनिके ला पाएगा या नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पुतिन का नहीं आना और शी का नहीं आने में बहुत ज्यादा फर्क है। शी जिनपिंग इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजना था, रिश्ते भारत के साथ बहुत खास है नहीं। पुतिन इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके अपने जो सिचुएशन है घर में, वो काफी स्ट्रेसफुल है, तो इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस है। इसलिए नहीं, पुतिन भारत को स्नब करना नहीं चाहते थे, पुतिन भारत की बेइज्जती नहीं करना चाहते थे, बहुत अच्छे दोस्त है, मित्र देश हैं। तो बाकी जो है वो डिपेंड करता है कंसेंसस पर। अब कंसेंसस क्या है? जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बाली से हमने यहाँ पर 2023 में भी ले आए हैं, जिसमें कई सारे भारत के प्रपोजल्स हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जितने भी पैराग्राफ्स है उसमें रूस को आपत्ति है, लेकिन कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो भारत के हैं, वसुधैव कुटुंबकम, मिलेट्स पर, या फिर विमेन लेड डेवलपमेंट पर, जो एसडीजी गोल्स है, इन सारे इनिशिएटिव्स में जहाँ पे भारत ने अपना लैंग्वेज रखा है, उस लैंग्वेज पर चीन ने रोक टोक कर दी है। अगर रोक टोक होगा और अगर कंसेंसस नहीं बनता है, या तो भारत बोले हम ये नहीं लेते हैं, हम कंसेंसस डॉक्यूमेंट में ये लैंग्वेज डालेंगे ही नहीं, लेकिन क्योंकि भारत इंसिस्ट कर रहा है वसुधैव कुटुंबकम तो हमारा टैगलाइन है G20 का, तो इसलिए देखना होगा कि क्या, और रशिया यूक्रेन वॉर में रूस और चाइना ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, बाकी सारे देश चाहते हैं कि वो हो। अगर वो डाल दिया तो वो चेयरमैन समरी में जाएगा, चेयरमैन समरी अगर बन जाता है तो यानी कि जॉइंट कम्युनिके विदाउट कंसेंसस है। यहाँ पर भारत की हार और जीत, यहाँ पर भी कई लोग कहते हैं इसमें हार और जीत ना देखें। भारत की गलती नहीं है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद अभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो रूस और चीन दोनों मानने से मना करें, जबकि बाली में मान लिया था उन लोगों ने। तो इसमें भारत की गलती नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री में, होस्ट कंट्री में, जब G20 जैसा शिखर सम्मेलन होता है, तो वहां पे जॉइंट कम्युनिके यानी कि कंसेंसस उस देश को लाने की जरूरत होती है, और उस पर निर्भर करता है उनका सक्सेस या फेलियर। देखना होगा कि भारत क्या ये कर पाएगा या नहीं। आखिर शर्पा मीटिंग अभी जारी है,
7 तारीख को खत्म होगा और शेरपा मीटिंग में पता चलेगा कि क्या कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकल कर आ पाएगा या नहीं। ये थी आज की दुनिया की महत्वपूर्ण खबर। लेकिन अब बारी देश की खबरें आपको नजर आएंगी लल्लन टॉप शो में। आज के लल्लन टॉप शो में देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर ये जो इतनी बहस हो रही है, देश का संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, अगर ऐसा कोई कानून बनाना होगा तो किस तरह के बदलाव करने होंगे, सिर्फ केंद्र से काम चल जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से या विधानसभाओं से भी सहमति लेनी होगी। कमेटी में जो लोग शामिल हुए उनकी पॉलिटिक्स क्या, उनके बयान क्या, जो मुखालफत कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या भारत जल्द एक ऐसा दिन देखेगा जहां एक ही दिन एक ही बूथ पर अलग अलग ईवीएम मशीन के जरिए आप अपने सांसद और विधायक चुनेंगे? देखिए आज रात 9 बजे लल्लन टॉप के सभी प्लेटफॉर्म पर लल्लन टॉप शो। दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।